नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आप सभी ने शायद टेलीविजन पर एक अनप्रेसिडेंटेड घटना देखी होगी। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच तू मैं। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रविंदर सचदेव, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के जानकार और एक मंझे हुए कमेंट्रेटर। सर, आपका स्वागत है। बिना कोई समय गंवाए आइए मुद्दे पे आते हैं। अप्रत्याशित, अविश्वसनीय और अनप्रेसिडेंटेड जो कल रात घटना हुई, इसको आप कैसे बयान करते हैं? थैंक यू कर्नल राठौर, आपके साथ ऑलवेज अ प्लेजर, और आपके दर्शकों के साथ भी। इन टॉपिक्स पे आप बहुत ही गहराई से और नुआंसेस में जाते हैं। जितने भी आप एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय, अनप्रेसिडेंटेड, एटसेट्रा, हिस्टोरिक, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किन्हीं दो वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की भेंट हुई हो जनरली। जी हाँ। और अगर शायद हो सकता है कोई छोटे मोटे देशों में आपस में लीडर्स इस तरह के व्यवहार करते हो, बट आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में बैठ करके इस तरह की मीटिंग को कंडक्ट करे। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और एक और चीज़ है, केवल यही नहीं कि अभी तक कभी ऐसे नहीं हुआ, ट्रंप की पर्सनल लाइफ में भी, पब्लिक में ट्रंप कभी इतना गुस्से में और लाल चेहरे में नहीं दिखा। जी हाँ। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर लंबा है, डिबेट्स करता है, बाइडन से करी या हिलरी से करी या जिनसे भी करी, इसने होता है गुस्सा ये वो, पर कभी इस तरह का वो अपना कंट्रोल कहें अगर लूज नहीं करता। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड, अगेन वही एक शब्द आता है, कंडक्ट था कल रात की जो मीटिंग थी ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में। सर, ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, इससे पहले बहुत होमवर्क होता है। राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, सिर्फ वो कस्टमरी होता है, हैंडशेक, फोटो ऑप और एक साइन के लिए। तो क्या समझते हैं कि इसमें कोई होमवर्क नहीं हुआ था? इट वाज ऑफ द कफ मीटिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस बात को मैं कल रात से ही कमेंट कर रहा हूं, जब से मैं ये देखा ये स्पेक्टिकल होते हुए, और जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं। जी हाँ। इस मीटिंग में मेरे विचार से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन डिप्लोमैट्स ने दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स करी। ओके। सबसे पहली मिस्टेक ये करी कि ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे हैं और हम सब ने देखा, देखिए जब दो लीडर्स ऑफ स्टेट्स मिलते हैं तो उससे पहले 80% काम उनके डिप्लोमैट, सीनियर ऑफिशियल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये वो मिलकर के कर लेते हैं। एजेंडा पूरा, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तक पूरी तैयार हो जाती है 80% तक, मोटा मोटा, राइट। फिर जब दो लीडर्स मिलते हैं तो उसमें देखते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं, कुछ चेंज है, या आपस में नेगोशिएट करते हैं, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, राइट। वो फिर सामने आती है। अब यहां पर जो दिखा, जब अमेरिकी सरकार को यह पता था कि ज़ेलेंस्की के विचार ऐसे हैं, उसको सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर के, असल में वही क्वेश्चन था। और सीज फायर का मतलब क्या है, टेरिटरी तक तो भी बात ही नहीं गई थी। जब इतने बड़े क्वेश्चंस थे ज़ेलेंस्की के, अनआंसर्ड थे ऑलरेडी अमेरिकन के साथ, अनअटेंडेड थे। जैसे आप कह रहे हैं होमवर्क, मैं एग्जैक्टली यही शब्द यूज कर रहा हूं, होमवर्क नहीं करा। ये बहुत बड़ी गलती है। अब ये हो सकता है कि इतनी स्पीड से ट्रंप ये सारा प्रोसेस चला रहे हैं, आज उससे मिले, कल उससे मिले, परसों मैक्रोन, कल ब्रिटिश यूके प्राइम मिनिस्टर, इधर उधर, कि इस स्पीड में ये मामला कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, 1 या 10 दिन बाद होती, ये मुद्दे जूनियर लेवल पे सॉर्ट आउट होते। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक करी अमेरिकन पॉलिसी डिप्लोमेट्स के, या मैं कहूँ व्हाइट हाउस ने, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ओके मीटिंग हो रही है, अब आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के विचार ऐसे हैं, ट्रंप के विचार आपको पता है भाई इनके ऑफिशियल्स को, तो क्या ज़रूरत थी कि जब मिले और तब बैठ के आधा घंटा आपने प्रेस मीट कर दी? भाई वंस अगेन दोनों लीडर श्योर आते, हैंडशेक करते, फोटो ऑप करते और प्रेस को बोलते थैंक यू, आप जाइए, अब हम मीटिंग में जा रहे हैं।
क्लोज्ड कमरे में जाते, जितने गिल्ले शिकवे थे करते, आपस में डालते, मारते, आर्ग्यू करते, फिस्ट बैंक करते, जूते जूते चप्पल पटकाते, जो भी करते। कल को देख के ऐसा भी लगा कि सिर्फ जूते चप्पल चलने बाकी। हाँ बिल्कुल। तो वो जो भी करते जी हाँ। और फिर डिसाइड कर लेते उस कमरे के अंदर, हाँ डील बनती है या नहीं बनती है। फिर कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आते, मुस्कुराते और चले। और डिप्लोमेटिक स्टाइल में डील हुई होती तो बोलते हो गई, सेलिब्रेट करते, नहीं हुई हो तो चुपचाप बोलते भाई देखो दोनों के ओपिनियन बहुत अलग अलग हैं, ये जो चाहते हम एग्री नहीं करते और हम जो चाहते हैं ये एग्री नहीं करते, अब हम कुछ दिनों बाद दोबारा वार्ता रखेंगे, खत्म बात। तो ये एक बहुत बड़ी आई थिंक लर्निंग या गैप या मिस्टेक है व्हाइट हाउस का। मैं एक तीसरा पॉइंट और कहता हूं, डिप्लोमेसी के एंगल से या लीडर्स की मीटिंग के एंगल से, जी हाँ। यूक्रेन या जेलेंस्की को शायद इंटरप्रेटर यूज करना चाहिए था। उसको अंग्रेजी में नहीं, उसको यूक्रेनियन भाषा में बोलना चाहिए था, क्योंकि वो अगर यूक्रेनियन में बोलता तो उसका एक इंटरप्रेटर होता, वो इंग्लिश में करता, वो ट्रम्प को बोलता या वैंस को बोलता, डैम्पनिंग इफेक्ट आता था। एग्जैक्टली। तो जो वैंस जो बोलता जी हाँ। वो इंटरप्रेटर जब करता तब तक ये समझ तो जाता, बट वक्त मिलता। तो जो टेम्पो बन गया ना, टेम्पर और टेम्पो दोनों ही डैम्पनिंग होता। हाँ, डैम्पनिंग आप सही होते। कह रहे हैं कि इसमें अगर इंटरप्रेटर होता, हाँ, तो हो ये सकता है exchange कि slow हो जाता। हीटेड एक्सचेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे चलता, अपने व्यूज रखते, आपने ये कहा, फिर आधा मिनट का 30 सेकेंड ट्रांसलेट होता, फिर ये होता ये होता। तो आई थिंक ये एक लर्निंग है डिप्लोमेसी के में लीडर्स के लिए दुनिया भर में, कि अपनी मीटिंग्स में इंटरप्रेटर जरूर रखो। दूसरी चीज जो सर यहाँ देखी जा रही है कि इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो था यूक्रेन के रेयर अर्थ और मिनरल्स। जी, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक कमर्शियल मीटिंग थी या कमर्शियल एग्रीमेंट होना था जो गलत हो गया, नहीं हो पाया, या कोई ये इसमें स्ट्रेटेजिक नुआंसेस भी थे? देखिए ये जो मिनरल्स की डील की बात हुई, हमें याद रखना चाहिए, बात शुरू एक्चुअली जेलेंस्की ने करी जी हाँ। पिछले साल अक्टूबर में। ओके। उससे बार बार पूछा जा रहा था कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है। तो 6 महीने लगाए जेलेंस्की सरकार ने, उसके बाद उन्होंने अपना एक विक्ट्री प्लान दिया 5 पॉइंट्स का। ओके। उसमें से एक पॉइंट ये था कि हमारी जो माइंस हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, स्टील मिल्स वगैरह हैं, उनमें हम अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करते हैं, वो इन्वेस्ट करें, उनको रन करें, और फिर वो उस माइन की सिक्योरिटी वो इंचार्ज ले लें। ये जेलेंस्की का इनिशियल प्रपोजल था सबको, बाइडेन सरकार के दौरान। अब जब ट्रंप आए तो ट्रंप तो जरा ज्यादा स्मार्ट मानते अपने को, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, और इस बात को उन्होंने 2 कारण से पकड़ा। एक ये कि ठीक है ये मिल जाएंगे, हमें पैसा वापस आ जाएगा, हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे, माल बिकेगा, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो कुछ हमारे पास आएगा, कुछ यूक्रेन को देंगे कि वो रीडेवलपमेंट करे। तो एक तो हो गया पैसे का एंगल। जी हाँ। दूसरा हो गया ये जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं आज की दुनिया में, इसकी मार्केट चाइना कंट्रोल करता है। एब्सोल्युटली। करीब 80% जो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं वो चाइना प्रोसेस करता है। हालांकि मिलते दुनिया भर में हैं काफी सारे, पर उनको निकालना महंगा पड़ता है, उनकी प्रोसेसिंग महंगी होती मार्केट है। डोमिनेंस चाइना की है और वो जब चाहता है उसको चाबी बंद कंट्रोल कर देता हाँ, है। आप सही कह रहे हैं। 2012 में भी चाइना ने ये करा किया था, था। और अभी फिर वो कर सकता है। और ये जो मटेरियल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं मेटलर्जी में ज्यादा, राइट? जैसे मिसाइल की शील्ड्स में, रडार्स में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, ये चिप्स में, जी हाँ। विंड टर्बाइंस में, इन सब चीजों में इस्तेमाल होते हैं छोटी छोटी मात्रा में। तो चाइना कंट्रोल करता है। तो ट्रंप के लिए ये पैसे की डील तो एक थी ही, बट उसके अलावा ये डील थी, इसके जरिए वो अमेरिका के डिपेंडेंस जो है चाइना पे, या उल्टा कहिए चाइना के पास जो चाबी है, उस चाबी को वो लूज कर दे कि भाई चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रहे हमारी। एब्सोल्युटली सर। तो इसलिए ट्रंप को ये डील अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सही दिखी, और एक्चुअल सही बात भी है कि ये मटेरियल्स अगर अमेरिका पे जाने शुरू हुए तो अमेरिका को या चाइना का जो लीवरेज है ट्रेड वॉर्स में वो थोड़ा कम हो जाता है। एब्सोल्युटली सर। तो पैसा और अभी स्ट्रेटेजिक सर इंटरेस्ट। जो होना था वो हो गया और दोनों नेता अपने अपने घरों में चले गए। अब ये 2-3 चीजें उठ के आती हैं। यूरोप में कई देशों ने और यूरोप के बाहर के कई देशों में, मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ने जेलेंस्की का सपोर्ट किया है, यूक्रेन का सपोर्ट किया है।
अब ये बताइए कि नेटो का क्या होगा और यूरोपियन सिक्योरिटी में अब किस तरीके का आप चेंज देखते हैं इसके बाद? देखिए होगा क्या अभी कह नहीं सकते। नेटो रहेगा अभी, अनलेस कि कल सुबह ट्रम्प कुछ करते, पर नेटो रहेगा। पर बात ये हो रही है, इस समय एक अंग्रेजी का शब्द है ना, इम्प्लोजन। जी हाँ। इम्प्लोजन हो रहा है वेस्टर्न ब्लॉक का। वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि अमेरिका और यूरोप का जो ब्लॉक एक कॉमन ब्लॉक माना जाता है, मिलिट्री ब्लॉक और ट्रेड और वैल्यूज, क्रिश्चियन वैल्यूज, ये सारा मिला करके उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक तरह का तो बम फट गया है। और ऐसे में अभी ये दिखता है कि यूरोप को ये लग रहा है, लग ही नहीं रहा, असलियत है यूरोप के लिए इस समय, कि उसको अपना रास्ता शायद अमेरिका से अलग करना पड़ेगा। जो पिछले 80 सालों से यूरोप ये समझता है कि हम तो भाई बहन हैं अमेरिका के साथ, राइट। अब ये हो गया कि नहीं, आप भाई भाई नहीं हो या बहन बहन नहीं हो, आप या तो मतलब दूर के रिश्तेदार हो, आप अपना काम रखिए, अपना रखिए। तो यूरोप के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अमेरिका ने खुले शब्दों में कह दिया है कि यूरोपियन सिक्योरिटी इज अ लायबिलिटी। तो क्या यूरोप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा और अपनी सिक्योरिटी का खुद मुख्तार बनेगा, खुद उसको ऑर्गेनाइज करेगा? जर्मनी ने कई बार ये बात कही है, फ्रांस ने कई बार ये बात कही है, और छोटे मुल्कों ने भी ये बात कही है बार बार कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से ये प्रश्न नहीं रह गया कि यूरोप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। यूरोप को उसके कंफर्ट जोन से निकाल दिया गया है। अच्छा। जो ट्रम्प इस समय कर रहे हैं, पिछले जब से आए हैं, और जब से पिछली टर्म में भी इन्होंने करा था, ये बात नहीं कि अभी कर रहे हैं, पिछली टर्म में भी कहते थे नेटो हमसे ज़्यादा पैसे लेता है, यूरोप हम पे ज़्यादा टैक्स लगाता है। टैरिफ वाली मुद्दा भी आप भूल गए हैं, टैरिफ में भी इसीलिए कर रहा है। इसीलिए जो है फ्रांस के और ब्रिटेन के सुर बदले हुए हैं, म्यूटेड आवाज में वो विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। जर्मनी ने तो कहा, उनका जो नया चांसलर आया, कि हमें अब वक्त आ गया है अमेरिका से इंडिपेंडेंस करने का। एब्सोल्युटली सर। अभी एक चीज ये आती है सर, यूक्रेन का क्या होगा और उससे ज्यादा जेलेंस्की का क्या होगा? इंटरेस्टिंग। देखिए, जेलेंस्की को अगर हम पहले देखें, जिस हिसाब से कल ये वार्ता वगैरह हुई, उसके बाद तो हो गया कि जेलेंस्की जैसे कहीं डैमेज्ड गुड्स हो गए हैं या रेडियो एक्टिव हो गए हैं। तो अव्वल तो ये भी कहा जा सकता है कि जेलेंस्की के साथ अब ट्रंप कभी डील नहीं करेंगे, परंतु मेरे विचार से ऐसा शायद नहीं है। ट्रंप जो है ये एक बहुत ही एग्रेसिव नेगोशिएटर है। ये ब्लफ करते हैं अपनी डिस्कशंस में। ये न्यूयॉर्क में जो बहुत ही एग्रेसिव रियल एस्टेट डील्स बनाने का जो टेक्निक्स होती हैं ना, डेडलाइन दी, प्रेशर दिया, ये करा वो करा, माहौल बनाया, ट्रंप उस तरह की नेगोशिएटिंग करता है। और ट्रंप बाय द वे दूसरी पार्टी अगर स्ट्रांग हो उसकी इज्जत भी करता है, और ये कहता है कि मुझे मजा आता है कि जब कोई दूसरी पार्टी मेरे से फाइट करे और मैं वो फाइट जीतूं। तो ठीक है, कल जेलेंस्की का बहुत बुरा हाल हुआ ट्रंप के हाथों, बट अभी वांस के हाथों भी डेफिनेटली दोनों के। तो क्या आप समझते हैं कि जेलेंस्की एक बार फिर ओवल ऑफिस या कैंप डेविड में जाएंगे या बुलाया जाएगा उनको? नहीं, जा सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर ये पीस डील के लिए रेडी है तो मैं मिलने को तैयार हूं। ठीक है, तो जेलेंस्की उस हालात में, जेलेंस्की के पास अभी एक लाइफ है। ओके। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की ये खुद सोचे समझे, और जेलेंस्की के पार्टी के ही लीडर ये सोचे समझे कि बेहतर ये होगा कि जेलेंस्की की, क्योंकि पर्सनल केमिस्ट्री इतनी उखड़ गई है ट्रंप से और वैंस से, कि जेलेंस्की स्टेप रिजाइन कर दें, कोई नया लीडर जेलेंस्की की जगह प्रेसिडेंट बन जाए। मैं नई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इन्हीं की पार्टी का जो हो कोई नया लीडर बन जाए। इलेक्शंस वहां पर इमरजेंसी के दौरान नहीं हो सकते, क्योंकि वॉर के टाइम पे इमरजेंसी लगी है, मार्शल लॉ है, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। और असलियत भी है, ऐसे माहौल में इलेक्शन कहां कर सकते हैं? तो उनकी पार्टी, उन्हीं के पार्टी में वो खुद समझें कि यूक्रेन के नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर ये है मैं स्टेप डाउन कर दूं। अगर मैं रहा, देखिए पीस या सीज फायर तो होनी है 3 महीने 6 महीने में कभी। ओके, तो जो डील बनेगी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, शायद वो इतनी अच्छी ना बने जितनी कि कोई नया लीडर आए, फ्रेश स्टार्ट करे ट्रंप के साथ और बोले, पॉलिटिक्स में सब चलता है कि जेलेंस्की तो इडियट था, वो तो ये जरा ज्यादा करता, वो ज्यादा करता, ट्रंप के साथ ये करे। तो हो सकता है जो डील
अव्वल तो यूक्रेन को बैड डील मिलेगी, यूक्रेन को कुछ बड़ी फंस गया आपने यूक्रेन। बहुत बड़ी बात कही कि यूक्रेन को जो भी डील मिलेगी वो डिसएडवांटेजियस होगी, क्योंकि इस बार भी जब ओवल ऑफिस में जेलेंस्की बैठे तो बात हो रही थी मिनरल्स की, न सीज फायर की बात हुई, न वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गारंटी की बात हुई। तो ये चीज़ अभी इस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि जो होगा वो यूक्रेन के हित में ज़्यादा नहीं होगा। Yes, तो yeah. क्या सर यही कारण था कि जेलेंस्की ने वहां से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर दिया कि एक बार कि किस तरीके से हमने आपके हितों का ध्यान रखा, और वहां पर मैंने ओवल ऑफिस में जाकर ये बात उठाई? हाँ, बट मैं उसको इतना नहीं मानता। डेफिनेटली ऑप्टिक्स तो ये है, डेफिनेटली यूक्रेन में आज वो हीरो बन गए हैं। ओके, डेफिनेटली यूक्रेन की आर्मी के सोल्जर्स की आम जनता कह रही है हमारे प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए लड़ा, राइट। तो वो तो हो गया है, बट मेरे विचार से जेलेंस्की जेन्युइनली, अब सही हो या गलत हो, सही काफी हद तक भी है, वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि उसको अपने देश के इंटरेस्ट के लिए फाइट करना है। और वो सही बात देखा जाए तो क्या रहा है बताए, ये सीज फायर जो होगी इसका मतलब क्या होगा, मेरे को क्या सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी? 3 साल से लड़े पड़े हैं, अब सीज फायर हो गई, किन कंडीशंस में होगी, 2 साल बाद फिर क्या रशिया आ जाएगा? तो ये मुद्दे तो पहले सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए थे। बट जेलेंस्की जो पॉइंट रेज कर रहे हैं वो जेन्युइन पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से यूक्रेन के लिए, उन्हें ब्रश असाइड नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर इस सारी डील और स्पैट के बीच में अगर कहीं पर जश्न हुआ है तो वो क्रेमलिन में शायद हुआ होगा। तो अब कैसे देखते हैं ट्रंप और पुतिन के संबंधों में क्या एक नई उछाल आएगी? क्योंकि आप देखिए तो रियाद में मिलते हैं, तुर्की में मिलते हैं, और उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स बहाल हो जाते हैं। यहाँ तक कि रूस ने अपने राजदूत को भी भेज दिया है। तो एक अच्छी तेजी के साथ उनके संबंध सुधर रहे हैं। तो क्रेमलिन में क्या माहौल रहा होगा? और एक चीज़ और, जेलेंस्की जब वहाँ गए तो सिंबॉलिकली भी एक दिन के लिए युद्ध नहीं रुका, वहाँ युद्ध जारी है। युद्ध तो पैरेलल ट्रैक में चलता ही रहेगा जब तक सीज फायर होगी। 1 सेकेंड, डेफिनेटली यस, क्रेमलिन में मेरे ख्याल से शैंपेन फ्लो हो रही होगी कल रात को, या वोदका या टेकीला वोदका, डेफिनेटली यस वोदका। बट एट द सेम टाइम इसमें क्रेमलिन को कुछ ओपनिंग ज्यादा भी मिल गई। देखिए सबको दिख गया है कि ट्रंप ये डील बनाना चाहता है। ट्रंप ये कह रहा है आई वांट टू बी द पीस मेकर, मैं तो वॉर रोकना चाहता हूं। और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो गैप आ गया है, क्रेमलिन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। क्रेमलिन जो पहली टर्म्स में सेटल करने की सोच रहा होगा या जो भी होगा, अब वो और भी ज्यादा अपनी टर्म्स को स्ट्रेंथन करेगा अमेरिका को पुशबैक करने के लिए, क्योंकि उसे अभी लगेगा कि अमेरिका भी डेस्परेट है डील बनवाने के लिए। सर यहाँ पर एक चीज आती है कि पुतिन ने शायद माइंड बहुत अच्छा रीड किया है कि बैटल फटीग सब में, एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ दिस वॉर, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा वही जीतने वाला है, और पुतिन वही लास्ट मैन स्टैंडिंग का रोल अदा कर रहे हैं। अभी इसके आगे जो होता है कि एक जस्ट डील क्या होनी चाहिए यूक्रेन को आपके लिहाज से? यूक्रेन को कोई जस्ट डील मुझे बनती नहीं दिख रही ऑनेस्टली। रशिया के पास जो जमीन, जो टेरिटरी है, वो उस पर कायम रहेगा। डाउट है कि उसमें से कहीं वो वापस जाएगा। इसी लाइन पर आर्मिस्टिस होगा, ओके। एंड अब उसके आगे क्या होगा? यस, और वो नेटो जाएगा नहीं। नेटो में अमेरिका ने भी मना कर दिया है और पुतिन भी कहता नहीं जाना है इसको। तो यूक्रेन के लिए कोई भी डील जस्ट नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर आप किसी देश के हिसाब से सोचें कि आपके देश का 20% जमीन किसी ने कब्जा कर ली है और आपके पास सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में तो कोई जस्ट डील आपको पूरे, जब तक आपका पूरा देश वन ना हो, कॉन्क्रीट सिंगल ना हो, तो कोई जस्ट डील तो नहीं बनती ना। तो यूक्रेन को अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है कि एक अनजस्ट डील में एडजस्ट करना होगा और जीना होगा। सर यहाँ पर आप देखिए कि कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 रिजोल्यूशंस पास होते हैं और दोनों युद्ध के विरोध में हैं, और दोनों में वो यूक्रेन की विजय होती है जनरल असेंबली में। और उसके बाद हालात ये हैं कि युद्ध भी चल रहा है
और कोई डील बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में आ गए हैं जहां पर कमजोर देशों के लिए कोई जगह नहीं है? और डेफिनेटली सर, हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में, अगेन ये वर्ड यूज करता हूँ, वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आ गए हैं। कमजोर देशों के लिए जगह नहीं है, और इनफैक्ट कहीं कमजोर इस इंसानों के लिए भी जगह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया बन रही है, ये दुनिया जंगल राज की तरफ वापस जा रही है। ट्रंप जो ये मिनरल डील की बात कर रहे हैं यूक्रेन से, ये तो एक तरह का कॉलोनियल एरा का हो गया, ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का माहौल हो गया ना। मेरे को ये दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या करती थी? ये तो करती थी। हमारे जो भी थे उस जमाने के राजा वगैरह, उनको लेके भी हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, ट्रेड करेंगे, ये वो। तो ये दुनिया अनफॉर्चुनेटली जंगल की तरफ वापस जा रही है, और कमज़ोर देशों और कमज़ोर इंसानों को भी मैं कहूँगा मुश्किल का वक्त आगे दिखता है, अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले 3 साल से जो सबसे जटिल समस्या है विश्व शांति के लिए और खासकर यूरोप के लिए, वो आज भी अनसुलझी पहेली है। और इसमें हम देख रहे हैं कि नेटो का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा, जेलेंस्की का क्या होगा, यूक्रेन क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल एथिक्स में अगर आप देखते हैं तो वाकई ये बात है कि कमज़ोर मुल्कों के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। आप सभी का धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं सर, आप आए, प्लेजर ऑलवेज आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, और आपके रीडर्स के जो फीडबैक आते हैं वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।